अच्छा बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस 16x² माइनस 24x प्लस 10 इन द फॉर्म 4x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b। अब इसको कैसे एक्सपैंड करना है बेटा? सबसे पहले आप एक काम करोगे, जिस फॉर्म में आपको चाहिए उस फॉर्म को आप सिंप्लीफाई कर लो, मतलब उसका ब्रैकेट खोल दो। इस फॉर्म खोलेंगे तो इसको आइडेंटिटी लगेगी a² प्लस 2 ab प्लस b², और ये प्लस भी एज इट इज आ गया। ये खोला तो ये जाएगा 16x² प्लस 2 4 8 ax प्लस a² प्लस b। वहां पे है 16x² माइनस 24x प्लस 10। अब अगर मैं सिंपल कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ -24 लिखा है और यहाँ पे 8a लिखा है, तो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि -24 इक्वल है 8a के। यहाँ से a की वैल्यू आ गई -3। और लास्ट जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो यहाँ पे a² प्लस b है और यहाँ पे 10 है, तो वी कैन से दैट a² प्लस b इक्वल्स टू 10। a की वैल्यू -3² प्लस b इक्वल्स टू 10, b की वैल्यू आ गई 1। तो जब ये वैल्यूज आ गई उनको हम ऊपर वाली फॉर्म में पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4x, a की वैल्यू -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आसान से सवाल था। इट इज गिवन दैट द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट। एग्जैक्टली वन रूट के लिए क्या करते हैं? जल्दी से बताओ, एग्जैक्टली वन रूट के लिए क्या करते हैं? b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac को हम कर देंगे इक्वल्स टू 0, क्योंकि वन रूट की बात हो रही है। तो इसका b कितना है? इसका b है -24। अच्छा सॉरी, उसने बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रूट। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आप जो है ना वो के की वैल्यू नहीं बतानी हमें। के की वैल्यू नहीं बतानी, उसने बोला है कि इसका जो है वो सिर्फ एक रूट होना चाहिए। मुझे जो है वो इस रूट की वैल्यू निकाल, मुझे क्या करना है? इस रूट की वैल्यू निकालनी है। अब इस रूट की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो है वो क्या होगा, 16x² को अगर मैं उस फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या आएगा? 4x प्लस a होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू k। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। अब सुनो, मेरा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो उसने बोला है कि इसका सिर्फ एक रूट आना चाहिए। इसका एक रूट कब आएगा? देखो, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा? 1 को उधर लेके जाऊंगा ना। 1 को मैं क्या करूंगा? उधर लेके जाऊंगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू k-1। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी लूंगा, k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, फॉर ऐसी एज्यूम कर रहा हूँ 3, तो ये 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। फिर आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हमेशा प्लस माइनस आता है। मैं यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू लेता हूँ अगर, तो जब मैं इसका स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करूंगा दूसरी साइड पे, तो हमेशा मेरे पास क्या आएगी? एक वैल्यू प्लस में आएगी, एक वैल्यू माइनस में आएगी। जरा मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो सकती है कि मैं इसका अगर स्क्वायर कर रूट करूं तो प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ एक ही आंसर है। क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट करने से प्लस माइनस की वजह से कोई फर्क ना पड़े, ऐसा कब होगा बेटा? ऐसा तब हो सकता है सिर्फ जब यहाँ पे आपके पास जीरो हो जाए।
जब यहाँ पे आपके पास अगर जीरो होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि अज्यूम कर लेते हैं कि के की वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए ताकि मेरा सिर्फ एक आंसर है। तो के की वैल्यू जब 1 होगी तो हो जाएगा 4x-3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4x-3 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई 3/4। ये बात समझ में आई? क्योंकि मुझे एक रूट चाहिए था तो इसलिए 4x-3 होल स्क्वायर का जो आंसर है वो सिर्फ जो है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। समझ में आई बात? एक रूट की वजह से 1 किया। हाँ, ताकि इक्वल्स टू 0 हो जाए ना। सही है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है सबको? अब जरा इसका सेकंड पार्ट को, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट क्लास में करी थी। सबसे पहले तो ये जो है वो एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे फंक्शन से। तो जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो होती है मेरी क्या बेटा, क्या होती है? कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? स्ट्रेचिंग होती है ना। क्या होता है वो? स्ट्रेचिंग होती है। एक तो इसमें स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे x के साथ एक चीज माइनस हो रही है। तो दूसरी यहाँ पे क्या हो रही है? ट्रांसलेशन हो रही है। ट्रांसलेशन हो रही है। और ट्रांसलेशन जब हो रही है तो उसका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है बेटा? x में -1 है तो हम हमेशा x में उल्टा लिखते हैं, यहाँ +1 लिखेंगे। y में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई तो y में 0 लिख दिया। स्ट्रेच कौन सी हो रही है? स्ट्रेचिंग हो रही है आपकी y डायरेक्शन की, क्योंकि पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जिसका स्ट्रेच फैक्टर है 2। ठीक है बेटा, ये जिस क्लियर है? अच्छा, अगले पार्ट में क्या बोल रही है अगले सवाल में? The curve y was assigned to x is reflected in the y-axis. y-axis की जब रिफ्लेक्शन होती है, y-axis की जब रिफ्लेक्शन होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? x को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी y-axis में रिफ्लेक्शन होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ x के साथ माइनस लगाते हैं, और अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होती है तो पूरे फंक्शन के साथ माइनस लगा देते हैं। तो एक तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है एक्स को, दूसरा स्ट्रेचिंग हुई है जिसका स्केल फैक्टर 3 है एक्स डायरेक्शन में, तो इसका मतलब 1/3 है। तो इसका जो स्ट्रेच फैक्टर जो है वो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई किसको करोगे? इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स में उल्टा होता है ना, अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा? 1/3। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे एक्स को किससे? 3 से। तो इसका मतलब ये हुआ आपकी जो इक्वेशन बनेगी नई वाली बेटा, वो क्या बनेगी? आपने क्या किया? एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, और माइनस से भी।
एक्स को आपने 3 से और माइनस के साथ दोनों से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी एक्स को 3 से और माइनस से दोनों से मल्टीप्लाई किया। तो अब मेरी फंक्शन क्या बन गया, ये बन गया -sin 6x और ये बन गया +15x। ये मेरी बन गई आफ्टर ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गई बेटा बात सबको, जल्दी से बताओ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। यार एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा उल्टा शुरू करते हैं ताकि मुश्किल वाले सवाल है ना वो हमसे जल्दी वो पहले कर लेंगे। बस अब पीछे से शुरू। ये पहला ही सवाल इतना मुश्किल आ गया। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ये क्या बोल रहा है कि द डायग्राम शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ 7 सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, इसने जो है वो से क्रॉस सेक्शन का मतलब सामने से दिखा रहा है, ऊपर से दिखा रहा है आपको। 7 सिलेंड्रिकल पाइप्स इसने जो है वो लगाए हुए हैं, 5 6 7। सबका रेडियस 20 20 का है। सबका रेडियस कितना है, 20 का, यानी ये 20 है। अच्छा, सेंटर सबके हैं मेरे पास ABCDEF, और जो है वो साइडों में उसने जो है वो एक पाइप से जो है वो रोप से जो है वो इनको ज्वाइन किया हुआ। शो दैट एंगल PAQ इज पाई अपॉन 3। मुझे बताना है कि ये वाला जो एंगल है वो पाई अपॉन 3 होना चाहिए, मतलब 60 डिग्रीज होना चाहिए। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, पाई अपॉन 3 होना चाहिए, मतलब 60 डिग्रीज होना चाहिए। ये आपको शो करना। अब इसको कैसे शो करोगे बेटा, देखो सबसे पहले हम काम करते हैं कि हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, दोनों सेंटर्स को, तो ये वाला एंगल भी क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। और और क्या है, और इस सर्कल का जो सेंटर है, और क्या बता सकते हैं हम, ये 90 हो गए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर बनाऊं और ये एक ट्राइंगल बनाऊं, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है? देखो ये वाली जो साइड है, और ये वाली जो साइड है, और ये वाली जो साइड है, ये क्या है, ये इक्वल है सारी की सारी साइड्स। तो 60 60 डिग्री का एंगल हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये वाला एंगल है पाई अपॉन 3, 60 डिग्री। और ये इसी तरह से एक और, अगर मैं यहां से भी इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये भी क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, पाई अपॉन 3 हो गया। अब हमारे सारे एंगल्स आ चुके हैं, हमें ये वाला एंगल शो करना है। ठीक है, हम इसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मुझे सारे एंगल्स पता चल गए, तो अब देखो जरा क्या होगा, कौन कौन से एंगल्स है बेटा, एक पाई अपॉन 3 है, एक और पाई अपॉन 3 है, और दो 90 90 के हैं। जरा इनको ऐड करके क्या करोगे, पाई में से माइनस, सॉरी 2 पाई में से माइनस कर दोगे, वे 362 पाई होता है। तो दो एंगल्स मेरे पास पाई अपॉन 3 वाले हैं, दो एंगल्स मेरे पास 90 वाले हैं। इन सब को ऐड करके अगर मैं 2 पाई से माइनस करता हूं, तो जरा बताओ कितना आता है बेटा। आ रहा है पाई अपॉन 3? ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल एंगल, हमने शो कर दिया कि ये पाई अपॉन 3 है।
सही बेटा, इसका मसला तो नहीं है किसी को। एंगल शो करना था, मैंने उसके सारे आगे पीछे के एंगल्स डिसाइड कर लिए, वो π/3 और 90 थे। 2 π/3 दो 90। 2 π/3 क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। 290 क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे, रेक्टेंगल्स बन रहे थे। और उसको 360 माइनस कर दिया तो मेरा एंगल आ गया π/3। अब अगले पार्ट जरा मजे के हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। ओहो, ये बड़ा अच्छा सवाल। ये सब मैं मिटा रहा हूँ। और अब हम फाइंड करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ द रोप, यानी ये जो बाउंड्री है ये निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द रोप में बेटा एक तो ये वाला पार्ट आपका आएगा। ये क्या है? ये एक आर्क लेंथ है। और ऐसी कितनी आर्क लेंथ है आपके पास? ऐसी आपके पास दो, तीन, चार, पांच, 6 आर्क लेंथ हैं। और सारी की सारी आर्क लेंथ जो है बेटा वो सेम होंगी। ये मेरे पास 6 आर्क लेंथ हैं और सारी की सारी आर्क लेंथ जो है बेटा वो सेम होंगी। तो हम कोई भी एक निकाल के मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो ये कर्व वाले पार्ट्स तो मेरे पास आ जाएंगे। अब कैसे निकलेगा बेटा? इसका हमें रेडियस भी पता है। इसका हमें रेडियस भी पता है 20। हमें इसका एंगल भी पता है π/3। तो हम आर्क लेंथ निकालेंगे। आर्क लेंथ एक अगर हम निकालते हैं तो जाएगा रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। और ऐसी 6 है तो मल्टीप्लाई बाय 6, यह आ गया 45। ये क्लियर है बेटा? ये सबको समझ आ गई बात? जल्दी बोलो। अब बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है। रेक्टेंगल की लेंथ तो बहुत आसान से निकल जाएंगे। रेक्टेंगल की लेंथ कैसे निकलेंगे बेटा? ये आपके पास हमें अब निकालनी है ये। अब ये कैसे निकलेंगी? ये हमारी निकलेंगी, लेंथ ही निकालेंगे ना, एरिया तो नहीं निकालना। ठीक है, हाँ सही। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी? ये लेंथ हमारी यही है। ये लेंथ जो है वो सेम है जो यहाँ से यहाँ तक है। और यहाँ से यहाँ तक का मतलब है ये रेडियस 20 का एक, और दूसरा रेडियस 20 का। यानी हर एक स्ट्रेट लाइन बेटा कितने की है? हर एक ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये कितने कितने की है बेटा? 40 सेंटीमीटर की है। हर एक स्ट्रेट लाइन 40 सेंटीमीटर की है। और ऐसी 4 हैं तो हम कर देंगे 40 × 6, यह आ गया 240। तो एक आपकी स्ट्रेट लाइन वाली लेंथ हो गई 240, और जो सेक्टर वाली है वो हो गई 40 पाई। टोटल पेरीमीटर आ गया आपका 40 पाई प्लस 240। क्लियर है बेटा सबको? जल्दी बताओ। ये मुश्किल सवाल है और ये बच्चों से नहीं आता जब ये पेपर में आया था। तो समझ लो इसको सही तरीके से। जल्दी बता दो तो आगे बढ़े। चलो अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट में ये बोल रहा है कि मुझे इसका एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालना है। एरिया ऑफ हेक्सागोन। एरिया ऑफ हेक्सागोन का है भाई? हेक्सागोन कहाँ है? एरिया ऑफ हेक्सागोन ABCDEF। ये अगर हेक्सागोन बनाते हैं
इसका एरिया बताना। अच्छा, इस हेक्सागोन को मैं 6 ट्राइंगल्स में ब्रेक कर सकता हूँ। एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चार ट्राइंगल, पांच ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल को मैंने पांच ट्राइंगल्स में, एक हेक्सागोन को पांच ट्राइंगल्स में ब्रेक कर दिया। अब किसी भी एक ट्राइंगल की अगर मुझे एरिया निकालना है, किसी भी एक ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है बेटा, तो उसका एंगल कितना है बेटा? एंगल है 60 डिग्री, यानी पाई अपॉन 3। ये वाली लेंथ इसकी 20 है, ये वाली लेंथ इसकी 20 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो क्या लगेगा बेटा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय साइन पाई अपॉन 3। और ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं बेटा? 6 ट्राइंगल्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6। जरा कैलकुलेटर में डालो, आंसर बताओ कितना आता है। अच्छा सॉरी सॉरी, 20 थोड़ी है, ट्राइंगल की जो लेंथ है वो 20 थोड़ी है, 20 + 20 40 है ना। 20 तो एक का रेडियस है, तो दो ट्राइंगल की साइड्स दो रेडियस के बराबर है, तो साइड्स आपकी हो जाएंगी 40 40। ठीक है, बताओ जरा कितना आता है। 60 जल्दी रूट क्या? 3। हाँ, 60। ये आ रहा है हमारा एग्जैक्ट देना है, एग्जैक्ट देना है, ये हो जाएगा 2400√3। एग्जैक्ट आंसर देना है, गिविंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ √3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद बोल रहे हैं एरिया ऑफ द कंप्लीट रीजन इंक्लोज बाय द रो। एरिया ऑफ द कंप्लीट रीजन इंक्लोज्ड बाय द रोप, यानी मुझे इस पूरी डायग्राम का एरिया निकालना है। मुझे इस पूरी डायग्राम का एरिया निकालना है। ठीक है, अब इस पूरी डायग्राम का एरिया कैसे निकलेगा बेटा? एक तो इसमें हम जो है वो क्या करें, हेक्सागोन का एरिया तो हम निकाल चुके हैं, हेक्सागोन का एरिया तो हम निकाल चुके हैं। अब बाकी क्या क्या बचा है इसके अंदर जिसका हमें एरिया निकालना है? बाकी क्या क्या बचा है, बाकी देखते हैं। बाकी मेरे पास बचा हुआ है, एक तो ये 6 ट्राई रेक्टेंगल्स हो गए, बाकी मेरे पास 6 रेक्टेंगल्स हो गए। और बचा कि आप 6 रेक्टेंगल्स हो गए, तो एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा बेटा? एक रेक्टेंगल का एरिया हमारा आ जाएगा, साइड कितनी है रेक्टेंगल की भाई? एक साइड तो 40 है और दूसरी साइड 20 है। रेक्टेंगल की साइड क्या है बेटा? ये वाली साइड 40 है, ये वाली साइड 20 है। तो रेक्टेंगल्स आ गए मेरे पास, टोटल शेडेड टोटल रीजन में मेरे पास एक तो हेक्सागोन आ गया जिसका एरिया मैं निकाल चुका है 2400√3। दूसरा मेरे पास 6 रेक्टेंगल्स आ रहे हैं। एक रेक्टेंगल का एरिया है 20 × 40, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया।
तो ये कितना आ जाएगा, 8 6 4800। ठीक है। अच्छा अब और क्या बच गया, और बच गए मेरे पास अब ये जो सेक्टर्स बचे हुए हैं। अब क्या बच गया मेरे पास, ये मेरे पास जो सेक्टर बचा हुआ है, ये सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बेटा, इसका एंगल है मेरे पास कितना, पाई/3। इसकी ये वाली साइड है मेरे पास 20। सेक्टर का एरिया का मामला क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। और ऐसे 6 सेक्टर्स बनेंगे मेरे पास। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल लिया हमने, क्या जा रहे हैं अब 6 सेक्टर्स। एक सेक्टर का एरिया हमने निकाला हाफ, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। और ऐसे 6 सेक्टर्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो कितना आ गया इसका आंसर, कितना आ गया, 6 ट्राइंगल्स का एरिया कितना आ गया बेटा, 400 पाई। 400 पाई। फाइनल आपका क्या हुआ भाई, टोटल जब करोगे तो हेक्सागन प्लस रेक्टेंगल्स प्लस सेक्टर्स, ये आ गया आपका टोटल एरिया। क्लियर है बेटा सबको, जल्दी से बता दो। नहीं है तो भी बता दो। अगले सवाल पे जा रहे हैं, चलो। The gradient of the curve is this. The curve has a stationary point at the 2 minus 3.5. Find the value of k. स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है dy/dx 0। इसका मतलब x की वैल्यू डालनी है 2, तो ये आएगा 6 ब्रैकेट 3 2 आर 6 माइनस 5 का क्यूब माइनस के 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 6 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस 4k इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ आया तो मुझे रोक देना, लेकिन जो सिंपल सी कैलकुलेशन होगी वो मैं जल्दी से निकाल दूंगा। ठीक है, के की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास 3/2। अगले बार में बोले इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व dy/dx से कैसे निकलती है, पहले आप इंटीग्रेट करते हो अपने जो भी आपके डिफरेंशिएशन दी हुई है उसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 6 3x - 5 का क्यूब माइनस के की वैल्यू तो निकाल चुके हैं 3/2। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, पावर +1 करनी है, नई पावर डिवाइड करनी है, और ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन भी नीचे लेके आनी है। इसकी इंटीग्रेशन रहेगी 3x³ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस सी। ये हो गई मेरी इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई कर ले, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 3x - 5 पावर 4 अपॉन 2 माइनस 3 3 कैंसिल हुआ, x³ अपॉन 2 प्लस सी। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये कोऑर्डिनेट डाल दो, 2 और माइनस 3.5। एक्स की जगह 2 डाल दिया, वाई की जगह माइनस 3.5 डाल दिया। ये हो गया 3 2 6 माइनस 5 माइनस 2 क्यूब अपॉन 2 प्लस सी। जरा सी की वैल्यू निकाल के दो मुझे जल्दी से।
सी की वैल्यू निकाल के दो। जल्दी करो भाई। -3.5 इक्वल्स टू 0.5 -4 प्लस सी। -3.5 इक्वल्स टू -3.5 प्लस सी। सी की वैल्यू तो 0 आ रही है भाई। सी की वैल्यू तो 0 आ रही है नहीं? हाँ, सी की वैल्यू तो 0 ही है ना। हाँ, हाँ, 0 0 0 0 है है। ना। तो इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू 3x - 5 पावर 4/2 -x³ और c की वैल्यू 0 है, तो ये आपकी फंक्शन बन गई। ये इक्वेशन आप कर पाओगे। इसके बाद बोल रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन करनी है भाई। डबल डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? चलो, डबल डिफरेंशिएशन के लिए आपने किया जो डिफरेंशिएशन दी हुई है तो एक और दफा, ये तो आसान सवाल था यार। 6 3x - 5 का क्यूब, 6 3x - 5 का क्यूब और प्लस kx² था, नहीं माइनस के, -3/2x²। इसको एक और दफा डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे? पावर पीछे मल्टीप्लाई होगी, एक पावर कम हो जाएगी। पावर पीछे मल्टीप्लाई होगी, एक पावर कम हो जाएगी। रहेगा 18 3x - 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, -3x। ये आ गई आपकी डबल डिफरेंशिएशन। नेचर पता है तो इस डबल डिफरेंशिएशन के अंदर x की जगह 2 पुट कर दो। रहेगा 18 3 2 6 -5 का स्क्वायर -3 2। आ जाएगा 18 - 6 विच इज इक्वल टू 12, मतलब मिनिमम। ठीक है, कोई मसला तो नहीं इस सवाल में किसी को? अच्छा, सही है, अगले पॉइंट पे जाएं। ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करना है। चलो 5 मिनट दे रहा हूँ, उसको जरा ट्राई करो, प्रूफ होता है किसी से या नहीं, चेक करो, करके दिखाओ। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, इसको जरा कोशिश करो करने की।
हाँ हुआ किसी का शो? गुड यार। चलो मैं करता हूँ उसको। पहले क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन एक्स। माइनस बीच में है, और 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। वन प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का मतलब है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको मैं आइडेंटिटी से खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स हो गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और इसको मैं खोल रहा हूँ अगेन आइडेंटिटी की तरह, ये माइनस तो एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बेटा जल्दी से पूछ लो मुझसे फौरन। अगर ये स्टेप किसी को क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछो जल्दी। न्यूमरेटर में मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई दोनों पे, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा तो आई एम अज्यूमिंग के सबको समझ में आ गया। अब अगर मैं ऊपर का ब्रैकेट खोलूं तो 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ या ना? 1 minus sine square x can be written as 1 minus sine square x. Yes? Yeah. अच्छा, आगे अब ऊपर कैंसलेशन हो रही है, 1 माइनस 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये हो गया 4 साइन एक्स। डिनोमिनेटर में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स, दो अलग अलग कॉस एक्स लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं दो अलग अलग कॉस स्क्वायर एक्स करके कॉस एक्स करके ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि उसने मुझे बोला था कि भाई आपको एक tan x देना है, तो इस sin x अपॉन cos x की जगह पे हमने लिख दिया 4 tan x, और नीचे एक cos x बच गया। समझ में आ गई बात? अगले पार्ट में इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। कैसे सॉल्व करोगे? इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 tan x अपॉन cos x इक्वल्स टू, इसने बोला है 8 tan x कर देना, इसको इक्वल्स टू 8 tan x कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4 tan x इक्वल्स टू 8 cos x tan x।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक गलती करने जा रहा हूँ बेटा जो आपको नहीं करनी। ठीक है, एक गलती जो आपको यहाँ से नहीं करनी, वो ये कि यहाँ से आप 10x 10x कैंसिल नहीं कर सकते। प्लीज अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कर। 10x 10x यहाँ पे इस तरह से कैंसिल नहीं हो सकता। इसको आपको कैसे करना है? इसको आपको करना है 4 10x माइनस 8 cos x 10x इक्वल्स टू 0। यहां से हम निकालेंगे 10x कॉमन, ये बन जाएगा 4 माइनस 8 cos x इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास दो चीजें आई हैं, एक आया है 10x इक्वल्स टू 0, जहां से मैं इसको 10 इनवर्स करूंगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और एक है मेरे पास 4 माइनस 8 cos x इक्वल्स टू 0, यानी cos x इक्वल्स टू 1/2। यहां से मैं cos इनवर्स करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी पाई/3। तो x की वैल्यूज देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा सबको जल्दी से ये वाली? चलो अगले सवाल पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये बोल रहा है डायग्राम शो पार्ट द कर्व, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम के लिए हम क्या सोचेंगे भाई? हम ये सोचते हैं कि भाई इसका एरिया कैसे निकलेगा। एरिया कैसे निकलेगा? मैं अगर पहले ऊपर कर्व आ रहा है, क्योंकि पहले मैं कर्व को इंटीग्रेट कर दूं यहां से यहां तक, मैं कर्व को इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक, ये वाली वैल्यू मुझे अभी तक नहीं पता, ये वाली वैल्यू अभी तक नहीं पता, एक्स लिख देते हैं। दूसरी वैल्यू मुझे पता है 5, और माइनस कर दूं मैं उसके बाद लाइन को, और उस पे भी सेम लिमिट्स लगा दूं x और 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो पहले आप कर्व की इक्वेशन का स्क्वायर करोगे और लाइन की इक्वेशन का स्क्वायर करोगे। ये वाली बात सबको समझ में आती है कि अगर मुझे इसका सिर्फ एरिया निकालना होता, मैं क्या करता? कर्व को इंटीग्रेट करता, लिमिट्स लगाता x और 5, x कैसे निकलेगा अभी देख लेते हैं उसको, और y दूसरा जो है वो लाइन को इंटीग्रेट करता, सेम लिमिट्स लगाता, दोनों को माइनस कर देता। वॉल्यूम निकालना है तो दोनों की इक्वेशन का स्क्वायर कर दोगे बस, एडिशनल, एंड में पाई लगा देना बाद में। अब मसला ये है कि सर ये वाली वैल्यू कैसे आएगी? ये वाली वैल्यू ऐसे आएगी बेटा, देखो ये वाली वैल्यू जो है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड कर्व, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड द कर्व। लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1। इसको जब इसके अंदर साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2, x की वैल्यू आ गई बेटा 3, यानी आपकी जो लिमिट है वो हो गई 3 और 5। इसमें किसी को मसला तो नहीं है? सर ये क्या दोनों को साइमल्टेनियस? हाँ, दोनों को साइमल्टेनियस? दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया ना, y की जगह 1 डाल दिया तो 3 आ गया। और उसको स्क्वायर क्यों किया? ये ना ये y स्क्वायर इक्वेशन है ना, अच्छा हाँ सही सही इसके अंदर डाला ना 1, तो खुद ही वो स्क्वायर ही है, और सर भी स्क्वायर है। सही। अच्छा ये हो गया। इसके बाद क्या करना है? अब मुझे इक्वेशंस का स्क्वायर करना है। देखो कर्व की जो इक्वेशन है ना, वो इसने ऑलरेडी स्क्वायर वाली दी हुई है। कर्व की इक्वेशन इसने ऑलरेडी वाई स्क्वायर दी हुई है, हमें एक स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे
इंटीग्रेट करेंगे कर्व को, डायरेक्ट उसकी इक्वेशन ले लेंगे x-2 और लिमिट्स डाल देंगे 3 और 5। तो इंटीग्रेशन क्या होगी, x² माइनस 2x, लिमिट्स डाल दो 3 और 5। तो 3 डालने से मिलेगा 5 डालने से मिलेगा 25/2 माइनस 10। 3 डालने से मिलेगा 9/2 माइनस 6। दोनों आंसर्स को आपस में माइनस कर दो, बताओ कितना आंसर आता है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। चलो ना यार। 4। 4, 2.5 माइनस 4.5 माइनस 6 माइनस 1.5 और 2.5 प्लस 1.5 4 आ गया। इसका आंसर आ गया आपके पास 4। दूसरा, अब लाइन को इंटीग्रेट करना है। लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1। लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1, तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 ही रहेगा। सही है, तो उस पर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, 1 को स्क्वायर करो ना करो। लिमिट्स लगानी है 3 और 5 की। इंटीग्रेट किया तो आ गया 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, लिमिट्स लगानी है 5 और 3। तो ये हो गया, 5 डाला तो 5 आया, 3 डाला तो 3 आया, आंसर आ गया इसका 2। कर्व में से लाइन को माइनस करोगे तो आपका वॉल्यूम बना 5, सॉरी 4 माइनस 2 और एंड में पाई लगाना है, ये आ गया 2 पाई आपका फाइनल। समझ आ गई बेटा बात सबको, जल्दी बताओ। 6 मार्क का सवाल था। पहले हमने लिमिट निकाली, उसके बाद हमने कर्व को इंटीग्रेट किया, उसके बाद हमने लाइन को इंटीग्रेट किया, दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दिया, एंड में पाई लगा दिया। अगला पार्ट तो नहीं है इसका कोई। First, second and third terms of an arithmetic progression, or एक second. The first, second and third terms, first term दी हुई है a, first term तो a ही है, second term दी हुई है 3/2a यानी 1.5a, और थर्ड टर्म दी हुई है b। ये है सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। The first, second and third terms of a geometric progression are a, or 18 and d plus 3. Find the values of a and d। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ऊपर वाला, और नीचे वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों की फर्स्ट टर्म तो बराबर है। सेकंड टर्म एपी की 1.5 है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म 1.5 ए है, तो मैं यहां से अगर मैं यहां से सेकंड टर्म का फॉर्मूला बनाता हूं, अगर मैं यहां से सेकंड टर्म का फॉर्मूला बनाता हूं, तो ये हो जाएगा, सेकंड टर्म कितनी है 1.5 है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस 1 डी के हिसाब से। a तो a है, n सेकंड टर्म है तो 2 माइनस 1 डी इक्वल्स टू 1.5 a। तो a प्लस डी इक्वल्स टू 1.5 a, डी आ जाएगा आपका 0.5 a।
डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 0.5 का डिफरेंस आ गया। ये बात समझ में आती है सबको? जल्दी बताओ। डिफरेंस हमारा 0.5 आ गया, ये क्लियर है? जाहिर सी बात है ना, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म 1.5 है, तो डिफरेंस क्या आ गया, 0.5 का डिफरेंस आ गया। यही काम हम थर्ड टर्म पे करते हैं। तो टर्म 3 इसने आपको बताई हुई है बी। टर्म 3 का अगर फॉर्मूला बनाओगे तो क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन डी। ए तो ए ही है, 3 माइनस वन 2 हो गया। डिफरेंस की जगह पे मैं क्या रख दूंगा बेटा, 0.5 ए रख दूंगा, इक्वल्स टू बी। तो ये हो गया a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना हुआ, 1। तो ये हो गया 2a इक्वल्स टू बी। ये क्लियर है बेटा? ठीक है, d इक्वल्स टू 0.5 ए, 2a इक्वल्स टू b हो गई मेरी एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब सेम एग्जैक्ट सेम तरीके से हम काम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। कैसे करोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेटा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे हम कर लेंगे, फर्स्ट टर्म तो यही है, सेकंड टर्म 18 है। 18 कैसे निकालते हो, 18 कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म कैसे निकालते हो? टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर पावर एन माइनस वन। तो सेकंड टर्म अगर होगी तो हो जाएगा ए आर पावर 2 माइनस वन, यानी ए आर पावर 1, और ये इक्वल है किसके, 18 के। तो रेशो हो गया बेटा 18 अपॉन ए। रेशो कितना बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, 18 अपॉन ए। अब एग्जैक्ट सेम तरीके से हम टर्म 3 पे काम करते हैं। तो टर्म 3 की इक्वेशन बन गई ए आर स्क्वायर, और इसने बोला है कि ये जो थर्ड टर्म है ये इक्वल है बी प्लस 3 के। यहाँ पे अगर मैं आर की जगह, ये आर स्क्वायर ना, सॉरी, आर की जगह अगर मैं यहाँ पे 18 अपॉन ए डाल दूं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, अब मैं इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके इसमें से ए और बी की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। सबसे पहले तो क्या करोगे बेटा, ए मल्टीप्लाई बाय 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 मल्टीप्लाई बाय 18, 324। 324 अपॉन ए स्क्वायर। बी की जगह मैं 2a रख सकता हूँ, प्लस 3। ए से ए कैंसिल हुआ, ये हो गया 324 इक्वल टू ए को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 2a स्क्वायर प्लस 3, 324 2a स्क्वायर प्लस 3a, सॉरी 2a स्क्वायर प्लस 3a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 324 इक्वल टू 0। जरा ए की वैल्यू बताना कितनी आती है यहाँ से, ए की वैल्यू जरा बताओ क्या आती है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। कैलकुलेटर में डालना है यार, बताओ क्या आ रही है। 12 और माइनस 27/2। माइनस को छोड़ दो ना, पॉजिटिव बोला है उसने, तो 12 आ रही है। 12, हाँ। ए की वैल्यू 12 हो गई, तो बी इक्वल्स टू 2a था, तो बी की वैल्यू 24 हो गई। क्लियर है? डन। अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यार ये तो बहुत आसान सवाल है, जब आपको सब पता चल ही गया है तो अब आप आराम से निकाल सकते हो। सम ऑफ 20 का फॉर्मूला क्या लगेगा, n अपॉन 2।
2a, a कितना 12 प्लस n-1, डिफरेंस कितने का था? डिफरेंस था 0.5 a का, तो 0.5 a का मतलब है डिफरेंस हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12, डिफरेंस हो गया 6 का। इसको डाल दो कैलकुलेटर में, आपके पास जो है वो सम ऑफ 20 टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 1380। सही है, आगे बढ़ते हैं। में रहेगा 1 2 3 4 5 सवाल रह गए भाई, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 1 घंटा हो गया। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए के, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और बोल रहा है कि लाइन एल जो है उसका ग्रेडियंट -2/3 है और वो पास हो रही है ए से। A circle has also a center 511 and radius √52, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें पता है 511 और वो ये बताना चाह रहा है कि भाई लाइन एल जो है वो इसके टेंजेंट है, ये शो करो। लाइन एल जो है वो इसका टेंजेंट है एट ए, यानी ए पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर भी है और लाइन के ऊपर भी है। कैसे शो करोगे बेटा? हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर और रेडियस, सेंटर और ए तक का ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ठीक है, यानी 1,5 और सेंटर 511, इसका जरा हम लोग निकाल लेंगे ग्रेडियंट। 11 - 5 डिवाइडेड बाय 5 - 1, यह आ जाएगा कितना? 6/4, यानी आ गया ग्रेडियंट 3/2। तो इसका ग्रेडियंट 3/2 है और जो लाइन एल है उसका ग्रेडियंट -2/3 है। तो बस हम ये शो कर देंगे। कैसे शो करते हैं? दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, यानी ग्रेडियंट 1 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट 2, अगर इक्वल टू -1 आ जाता है तो हम ये शो कर देते हैं, हम ये शो कर देते हैं कि ये जो है वो परपेंडिकुलर है। तो ग्रेडियंट 1 हमारा कितना है? ग्रेडियंट 1 हमारा है 3/2 मल्टीप्लाई बाय -2/3। ये जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर सर्कल जिसका रेडियस ये सेम है और which L is also a tangent at A. Find the equation of other circle जिसका रेडियस जो है वो यही है। ठीक है, और जो है वो उसका मुझे बताना है कि वो भी इसका टेंजेंट हो। अब देखो दूसरा, अगर मेरे पास यहाँ पे, अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, गौर से देखना है ये सवाल। अब इसने बोला है कि आपका एक तो ये सर्कल था पहले वाला जिसके ऊपर जो है वो लाइन एल टेंजेंट बन रही थी, ये आपने हमें बता दिया। वो बोल रहा है कि एक और सर्कल है जो इसका रेडियस भी सेम है और वो इस लाइन के टेंजेंट भी है, बिल्कुल इसी पॉइंट पे इसका टेंजेंट भी बना रहा है। तो वो सर्कल क्या होगा बेटा? एग्जैक्ट इसके बिल्कुल रिफ्लेक्शन पे होगा, ये वाला सर्कल होगा। ठीक है, अब ये वाला सर्कल कैसे निकलेगा? ये वाला सर्कल आपका ऐसे निकलेगा कि मुझे पता है कि यहाँ का जो सेंटर है वो है 511, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है 1,5, मुझे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता।
और एक चीज जो हम सबको ये पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो पता चल अभी कर लो, कि ये जो लाइन है ये आपकी जो है वो बिल्कुल इसका मिड पॉइंट होगा, दोनों सेंटर्स जो है उनका मिड पॉइंट होगा ये वाला 1,5। तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ बेटा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे लगेगा? एक्स 5 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। और 11 प्लस वाई अपॉन 2 जो है वो इक्वल्स टू क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। तो हमारा जो दूसरा वाला सर्कल है उसका सेंटर कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -3, -1। और रेडियस हमें उसका पता है √52। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनती है? x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हो गया x माइनस माइनस +3 स्क्वायर, y माइनस माइनस +1 स्क्वायर इक्वल्स टू √52 का स्क्वायर करोगे तो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब दिया हुआ है तो इसका मतलब मुझे ग्रेडियंट और मिड पॉइंट से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अब इस लाइन का ग्रेडियंट अगर -2 है, इस लाइन का यानी परपेंडिकुलर वाली लाइन का अगर ग्रेडियंट -2 है, तो ए बी वाली लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? कोई बता सकता है? 1/2। 1/2। अगर परपेंडिकुलर वाली लाइन का ग्रेडियंट -2 है तो लाइन ए बी का ग्रेडियंट विल बी 1/2। ठीक है। अच्छा, और जो है वो हमें क्या पता है? ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर मैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाऊंगा इन दोनों पॉइंट्स पे तो क्या होगा? q-3 डिवाइडेड बाय p-8 इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2q-6 इक्वल्स टू p-8। और ये हो गया हमारा p इक्वल्स टू 2q+2। ये मेरी बन गई एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? मैं इस लाइन की इक्वेशन बना लेता हूँ। मैं इस लाइन की इक्वेशन बना लेता हूँ। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाए वो इस तरह से हो जाएंगे अब कि अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन बनाता हूँ बेटा तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस, अगर इन कोऑर्डिनेट से बनाता हूँ y-q इक्वल्स टू हाँ सही है। अच्छा एक मिनट सही से। अच्छा, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इस इक्वेशन में मैं कोऑर्डिनेट्स पुट कर लेता हूँ। कौन से? p, q वाले। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाता हूँ? इस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दी हुई है ना, इसमें ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर देता हूँ, आसान हो जाएगा। तो y की जगह क्या डाला? q इक्वल्स टू माइनस, अच्छा हाँ सही, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ देखो गलती है। यहाँ पे जो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कौन से कोऑर्डिनेट से पास हो रही होगी? इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही होगी ना। लाइन ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बनाया हुआ है वो इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा होगा। इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? इसका मिड पॉइंट निकलेगा 8 प्लस p/2, 3 प्लस q/2। ये इन कोऑर्डिनेट से पास हो रही होगी लाइन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है वो इन कोऑर्डिनेट्स से पास हो रही होगी। तो अब क्या करो? ये कोऑर्डिनेट्स के अंदर डाल दो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स के अंदर डालूंगा तो y की जगह मैंने डाल दिया 3 प्लस q/2 इक्वल्स टू -2।
x की जगह मैंने डाल दिया 8 प्लस p अपॉन 2 और प्लस 4 एज इट इज आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस q अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इक्वल्स टू -8 माइनस p प्लस 4 और सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस q अपॉन 2 इक्वल्स टू -8 प्लस 4 कितना हुआ, -4 माइनस p, 2 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस q इक्वल्स टू -8 माइनस 2p और ये हो गया q इक्वल्स टू -8 माइनस 3 -11 माइनस 2p। ये दूसरी इक्वेशन क्लियर है बेटा सबको? मैंने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। जल्दी से बताओ, अगर ये पार्ट नहीं क्लियर किसी को तो पूछो। अभी इसके अंदर वो p वाली इक्वेशन डालेंगे। अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे तो p और q की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, डाल दो p की जगह, रहेगा q इक्वल्स टू -11 माइनस 2 और p की जगह डाल दिया 2q प्लस 2। q तो आ गया -3 और p भी आ जाएगा 2q प्लस 2 था तो p आ गया -6 प्लस 2 -4, q -3 p -4। क्लियर है बेटा? डन हो गया, आगे बढ़ जाएं। ये तो फंक्शन का सिंपल सा सवाल लग रहा है। सिंप्लीफाई करनी है एफ एफ एक्स, मतलब एफ के अंदर एफ एक्स वापस डालना है तो 2x की जगह पे डालेंगे 2x² प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 एज इट इज आ गया। ठीक है, इसमें x की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, पूरा फंक्शन वापस से डाल दिया। ठीक है, x की जगह पे मैंने पूरा 2x² वापस डाल दिया तो ये बन गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर खुलेगा तो रहेगा a² यानी 4x पावर 4 प्लस 2ab करोगे तो रहेगा 2 2 4 4 3 12x² प्लस b² करोगे तो 9, 8x4 प्लस 24x² प्लस 18 प्लस 3 कितना हो गया 21। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। अगला सॉल्व इसको करना है, इक्वल टू 3x² इक्वल टू प्लस 19 तो 8x4 प्लस 24x² प्लस 21 इक्वल्स टू 34x² प्लस 19। 8x4 प्लस 24x² माइनस 34x² डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस 10x²। 21 माइनस 19 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्लियर है बेटा सबको? सॉरी, 21 माइनस 19 2। ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी जल्दी से बताओ, कौन बता रहे हैं मुझे ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करो? x² को कोई भी दूसरा वो कर लेंगे ना। हाँ, इसको हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, x² को इक्वल्स टू a अज्यूम कर लेते हैं तो रहेगा 8a² माइनस 10a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बताओ a की वैल्यूज क्या आती हैं? वन और a वन की दो अपॉन वैल्यूज 4। आ रही है 1 और 1/4 तो a इक्वल्स टू 1 है तो x² इक्वल्स टू 1 हो गया, मतलब x की वैल्यू 1 आ गई।
a इक्वल्स टू 1/4 है, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 है, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। ये दो एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई। सर स्क्वायर रूट करते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं प्लस माइनस लिखा करो। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला हुआ है, प्लस माइनस तो लिखते हैं लेकिन क्वेश्चन की बात भी तो माननी पड़ेगी। ठीक है, उससे बोला था ग्रेटर देन 0, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, कोएफिशिएंट ऑफ x in the expansion of this, कोएफिशिएंट ऑफ 1/x in the expansion of this, given that p equals to 6q, find the possible values of k। अच्छा सवाल है, टाइम लगेगा इसमें। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है इसमें से। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको खोलेंगे इन टर्म्स ऑफ r, 3cr 4x पावर 3 माइनस r 10/x पावर r। x की पावर्स क्या क्या है, 3 माइनस r, और यहाँ माइनस r इक्वल्स टू 1। r की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब पी सी 2 आ जाएगी ना, 2। 2 इक्वल्स टू 2 r हो जाएगा ना बेटा, 2 इक्वल्स टू 2 r हो जाएगा ना। नहीं तो 3 उधर चले जाएगा ना। अच्छा नहीं, सही 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 सही। 3c1 4x पावर 3 माइनस 1 2 हो गया, 10/x पावर 1। 3c1 कितना होता है, 3c1 होता है 3, जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10/x, x से x कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 316 48, और ये हो गया 480। 480x। ठीक है, यानी p की वैल्यू तो 480 आ गई, यानी p का तो कोफिशिएंट p है, हमारा कोफिशिएंट 480 आ रहा है, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 480। इसने बोला है p इक्वल्स टू 6q है, तो p इक्वल्स टू 6q अगर करते हैं तो 480 इक्वल्स टू 6q, यहां से q की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, कितने, 80। ठीक है, 80। q की वैल्यू आ गई 80। अगले पे जाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ 1/x, इसके अंदर q है। अब इसके अंदर कोफिशिएंट निकालते हैं हम, कितना है, इसके अंदर से कोफिशिएंट निकालना है 1/x। 1/x का मतलब क्या होता है, x पावर -1। तो उसको अगर हम खोलेंगे इन टर्म्स ऑफ r, तो ये हो जाएगा 5cr 2x पावर 5 माइनस r k/x स्क्वायर पावर r। यहाँ पे x की पावर एक 5 माइनस r है, और यहाँ स्क्वायर है और नीचे है तो -2r हो गया, इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर -1। यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 3r इक्वल्स टू -1, और r की वैल्यू आ गई 2। r की वैल्यू 2 उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 5c2 2x पावर 5 माइनस 2 is 3, और k/x स्क्वायर पावर 5c2 10, 8x क्यूब, k स्क्वायर अपॉन x पावर 4, कैंसिल हुआ, एक x बच गया, ये हो गया 80 k स्क्वायर अपॉन x, k स्क्वायर अपॉन x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 80 k स्क्वायर। उसने दिया हुआ है क्या, q। हमारा कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 80 के स्क्वायर, उसने बोला था क्या आएगा, q आएगा, तो दैट मींस 80 के स्क्वायर इक्वल टू q होना चाहिए। q की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 80, ये कैंसिल हुआ, k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायर रूट करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी +-1। यहाँ क्योंकि इसने क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि k पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉसिबल वैल्यू बोली है तो पॉसिबल वैल्यू दोनों दे देंगे। ठीक है,
बोलो भाई। आखिरी एक सवाल रह गया। चलो लास्ट पे आते हैं जल्दी से। के बताना है, के कोऑर्डिनेट उसने दिए 2, के, तो मतलब इसके अंदर एक्स की जगह पे बस 2 डालना है, वाई की जगह के डाल दोगे। तो 2 - 3 हो गया -1, ये हो गया √3 +3, तो ये आ गया 3 - √3। डेसिमल्स बताओ कितना आते हैं इसके 3 - √3। ये आ जाएगा 1.2679। सही है। अगला, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए ई। ग्रेडियंट बताना है ए ई का, तो y2 - y1 यानी 3 - 1.2679 डिवाइडेड बाय x2 - x1, कितना आ जाएगा ये 1.7321। ठीक है बेटा, ये दोनों पार्ट्स क्लियर हैं, सबको आसान थे। अगले बार में बोल रहा है द ग्रेडियंट्स ऑफ बीई, CE and DE are 1.9748, 1.9975, 1.9997. Giving a reason for your answer, what the values of 4 gradients suggest the gradient of the curve at point E. ठीक है, suggest the gradient of the point E, मतलब देखो ग्रेडियंट ए से लेके ई तक का, देखो ए से लेके ई तक का जब मैंने ग्रेडियंट निकाला तो आया 1.7, बी से लेके ई तक का ग्रेडियंट निकाला तो 1.97, सी से लेके ई तक का निकाला तो 1.9975, डी से लेके ई तक का निकाला तो 1.997। यानी मैं जितना डिफरेंस कम कर रहा हूं उतना मेरा जो ग्रेडियंट है वो किसके क्लोज जाता रह रहा है बेटा, 2 के क्लोज होता रह रहा है। जितना मैं जो है वो बिल्कुल उसका क्लोज करता जा रहा हूं, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट, दोनों के कोऑर्डिनेट जो है वो बिल्कुल क्लोज लेता जा रहा हूं मैं, तो हमारा क्या हो रहा है बेटा, हमारा ग्रेडियंट जो है बिल्कुल जो है वो कहाँ जा रहे हैं, अप्रोच कर रहा है 2 के। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ते स्टेट करना है, स्टेट करना है तो आप यहाँ पे बता दोगे कि ग्रेडियंट है हमारा कितना, पॉइंट ई के ऊपर जो है वो 2 हो जाएगा बिल्कुल ग्रेडियंट जाके। और क्यों होगा, बिकॉज बिकॉज जो है वो आपको समझ आ रहा है कि द एज the difference is reduced, gradient is approaching to 2। ठीक है, जैसे जैसे मैं डिफरेंस कम कर रहा हूं वो मेरा ग्रेडियंट जो है वो क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है बिल्कुल 2 की तरफ जा। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात। यहाँ पे हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का अक्टूबर नवंबर का वेरिएंट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सॉल्व पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा और रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हाफिज।